जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज जितेंद्र सिंह ने हाल ही में घोषणा की है कि उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। हालांकि ये भौगोलिक दृष्टि से उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, लेकिन ये सबसे नॉर्थ में है, ये बात सत्य है। खैर, इन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार ने भारत की परमाणु क्षमता बढ़ाने के लिए 10 नए परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए भी मंजूरी दी है। देखिए, ये सेगमेंट परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आप निश्चिंत रहिए कि आगामी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, भारत में ज्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट दक्षिणी राज्यों में ही क्यों बनाए गए हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समीप इस प्रकार से परमाणु संयंत्र की स्थापना करना क्या तर्कसंगत है। तो आप इस छोटे से वीडियो में बने रहिए। पूरी उम्मीद है कि आगामी परीक्षा में आप इससे जुड़े सारे प्रश्न हल करने की स्थिति में होंगे। देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश वाला गोरखपुर नहीं है। पहले आप इसका लोकेशन देखिए, ये हरियाणा राज्य का गोरखपुर है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ये उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उत्तर भारत में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशनल हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में नरोरा, हरियाणा में कुम्हरिया, राजस्थान में रावत भाटा, गुजरात में काकरापार वगैरह। तो उत्तर भारत में ये सब पहले से ऑपरेशनल है, लेकिन ये जो गोरखपुर वाला प्लांट बनने जा रहा है, ये भारत के सबसे उत्तर में होगा, ये बात सत्य है। खैर, इस परमाणु संयंत्र के साथ साथ केंद्र सरकार ने और 10 नए परमाणु रिएक्टरों की स्थापना को भी मंजूरी दी है। आइए पहले इस गोरखपुर वाले प्लांट के बारे में समझते हैं। GHAVP यानी कि गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना को फतेहाबाद जिले के गोरखपुर नामक गांव में स्थापित किया जा रहा है। ये पावर प्लांट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसे 2028 तक कमीशन करने की संभावना है। इस प्लांट की ओनरशिप NPCIL यानी कि नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास होगी। ये बात इसलिए आपको बता रहे हैं कि सरकार ने अन्य न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को भी ज्वाइंट वेंचर के लिए अनुमति दे दी है। इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, इस पावर प्लांट की ओनरशिप NPCIL के पास होगी। देखिए, इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास 2014 में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। हालांकि पर्यावरण न्यायालय के आदेश और लैंड विवाद मामले के कारण यह प्रोजेक्ट फंसा रहा। फिर बाद में 2016 से बीजेपी गवर्नमेंट ने इस पर काम करना शुरू किए, और अब पूरी उम्मीद है कि इसे 2028 तक चालू कर दिया जाएगा। इस पावर प्लांट में 700 मेगावाट के 2 यूनिट होंगे, मतलब इसकी कुल क्षमता 1400 मेगावाट की होगी। इस रिएक्टर का टाइप IPHWR होगा, मतलब कि इंडियन प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसे आगे समझेंगे। बाकी इस पावर प्लांट का टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 20,594 करोड़ रुपए है। इसके रिएक्टर को बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने डिजाइन किया है। आइए अब समझते हैं कि कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कैसे करता है। सबसे पहले ये समझिए कि किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में पारंपरिक थर्मल पावर की तरह अप्रत्यक्ष रूप से ही विद्युत का उत्पादन किया जाता है। मतलब जैसे थर्मल पावर प्लांट में पहले किसी फ्यूल या कोयले को जलाकर हीट जनरेट किया जाता है, फिर उस हीट से पानी को गर्म करके स्टीम में बदला जाता है। बाद में इस स्टीम का प्रयोग टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है, जो काइनेटिक एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मतलब यहाँ विद्युत का उत्पादन सोलर पैनल की तरह डायरेक्ट नहीं होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। ठीक इसी प्रकार से न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी विद्युत का उत्पादन अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। केवल यहाँ फ्यूल के रूप में कोयले की जगह न्यूक्लियर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये काम कैसे करता है, आइए समझते हैं। देखिए, कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर फिजन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। मतलब कि यहाँ नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। इसमें परमाणु के नाभिक के ऊपर न्यूट्रॉन से प्रतिक्रिया कराई जाती है, और यह न्यूट्रॉन प्रतिक्रिया करके 3 अन्य न्यूट्रॉन में विखंडित होता है, और फिर से 2 परमाणु नाभिक बन जाते हैं, और फिर से इस पर न्यूट्रॉन की वही प्रतिक्रिया होती है, और फिर से ये न्यूट्रॉन अन्य 3 न्यूट्रॉन में टूटता है। यही प्रतिक्रिया तब तक चलती है जब तक कि फ्यूल यानी कि परमाणु खत्म नहीं हो जाता है। अब इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब इसी ऊर्जा को कंट्रोल दहन करके इसका इस्तेमाल किसी भी कार्य के लिए किया जा सकता है। अब यही प्रक्रिया पावर प्लांट में कैसे कराई जाती है, आइए समझते हैं। इसके लिए पहले न्यूक्लियर फ्यूल तैयार करने के लिए यूरेनियम को ऐसे सिरेमिक पैलेट्स में जमा करके एक मेटल ट्यूब में सील कर दिया जाता है। फिर लगभग ऐसे ही 200 ट्यूब्स के बंडल को व्यवस्थित करके फ्यूल असेंबली बनाई जाती है। आगे ये फ्यूल असेंबली को रिएक्टर वेसल में डाल दिया जाता है।
जिसमें यह फ्यूल असेंबली वाला ट्यूब पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ रहता है, जो कूलेंट यानी कि शीतलक और मॉडरेटर यानी कि मंदक दोनों के रूप में कार्य करता है। अब थोड़ा सा रुककर एक बात आप यही समझ लीजिए, कुछ देर पहले हम हेवी वाटर रिएक्टर की बात कर रहे थे, तो इस प्रकार के रिएक्टर में हम भारी जल यानी कि D2O का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ड्यूटेरियम ऑक्साइड कूलेंट और मॉडरेटर के रूप में थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे चेंबर का प्रेशर अधिक क्यों ना हो। तो हेवी वाटर रिएक्टर का यही मतलब था कि यहाँ हम नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल न करके हेवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि D2O बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी नाभिकीय विखंडन द्वारा उत्पादित न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने में मदद करता है, इसलिए ऐसे रिएक्टर थोड़ा सेफ माने जाते हैं। अब आइए फिर से अपने विषय वस्तु पर आते हैं। तो यहाँ फ्यूल असेंबली वाली ट्यूब पूरी तरह से D2O यानी कि भारी जल में डूबा हुआ रहता है। अब इस वेसल में न्यूक्लियर फ्यूल पर न्यूट्रॉन से प्रतिक्रिया कराई जाती है, जिसे हमने पहले ही अच्छे से समझ लिया है। तो इस नाभिकीय विखंडन से भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, जो इस पानी को गर्म करके स्टीम में बदल देती है। अब इसी स्टीम का इस्तेमाल टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। उम्मीद है आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के मैकेनिज्म को जरूर समझा होगा। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पास इस तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट विकसित करना क्या सही है। दूसरी बात है कि गोरखपुर पावर प्लांट सेस्मिक जोन 3 में भी आता है। इसके अलावा दिल्ली से कुछ ही दूर पर और 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट पहले से ही हैं, हरियाणा के कुम्हरिया में और उत्तर प्रदेश के नरोरा में। तो क्या इस तरह से नेशनल कैपिटल के आसपास परमाणु संयंत्र विकसित करना क्या ठीक है? देखिए, अगर आप इथिकल और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे ना, तो हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने ही नहीं चाहिए। शायद आपने 1986 वाले चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इसने पूरे प्रिप्यात शहर को ही तबाह कर दिया था। इस घटना को इतिहास के सबसे बड़े डिजास्टर में से एक माना जाता है। इसलिए हमारे देश में ज्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट सदर्न रीजन के कोस्टल सीमा पर डेवलप किए गए हैं। हालांकि इसका एक और कारण है कि ऐसे पावर प्लांट को बहुत ज्यादा पानी की भी जरूरत पड़ती है। खैर, इन सारे इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पावर प्लांट को डेवलप कर रही है। आपने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के स्टेटमेंट में जरूर पढ़ा होगा कि इस प्लांट परिसर में ही फायर वाटर पंप हाउस, सेफ्टी रिलेटेड पंप हाउस, वेंटिलेशन स्टैक, ओवरहेड टैंक वगैरह सब कुछ को डेवलप किया जा रहा है। तो उस तरह के कोई भी कंसर्न नहीं है। हालांकि आपके मन में ये भी बात चल रहा होगा कि जब ये इतना खतरनाक है तो हम इसका प्रयोग ही क्यों करते हैं। तो देखिए, किसी भी फ्यूल की तुलना में न्यूक्लियर फ्यूल कईयन हजार गुना कम होते हुए भी उससे अधिक एनर्जी रिलीज करने की इफिशियंसी रखता है। दूसरा कारण है कि न्यूक्लियर फ्यूल से कार्बन की मात्रा उत्सर्जित ही नहीं होती है। ऐसे में ये थर्मल पावर प्लांट की अपेक्षा पर्यावरण के लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पृथ्वी पर सभी विकसित देश इस तरह के परमाणु संयंत्र का प्रयोग करके अपनी विद्युत आपूर्ति को पूरा कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों पीछे रहें। वैसे भी जब पर्यावरण, कार्बन उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की बात होती है तो उसका मूल्य चुकाने के लिए हमारे जैसे विकासशील और पिछड़े देश को आगे कर दिया जाता है, जबकि पर्यावरण का सबसे ज्यादा दोहन इन्हीं विकसित देशों ने किया है। खैर, इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं? क्या हमें इस तरह के सेफ्टी मेजर को ध्यान में रखते हुए ऐसे पावर प्लांट डेवलप करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।